हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में अदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मीडियन नर्व। ठीक है, हम लास्ट दो लेक्चर्स में एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मीडियन नर्व को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीडियन नर्व का जो नर्व रूट है वो C6 से C8 है, बट समटाइम्स कुछ लोग T1 को भी कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, C6 से C8 तक है। ठीक है, मीडियन नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली आप लोगों ने सुनी होगी, जहाँ कार्पल टनल सिंड्रोम का जिक्र आ रहा होता है। ठीक है, और आई थिंक सो फिजियो की हर बुक में ना हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होता है। ठीक है, या फिजियो की, या आप ये कह सकते हो किसी भी मेजर जो बुक है ना हमारे पास रिलेटेड टू फिजिकल थेरेपी, आपके पास मीडियन नर्व का जिक्र ज़रूर आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम का जिक्र होगा। ठीक है, मीडियन नर्व हमारे पास मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व है जब हमारे पास कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिस्ट को यूज़ करता है। ठीक है, रिस्ट यूजर्स वो होते हैं, या तो एक बंदा बहुत 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 ज़्यादा टाइपराइटर्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या आप कह सकते हो वो लोग जिनको जो है वो रिस्ट का यूज़ रिटर्न वर्क में करना पड़ता है, या आप ये कह सकते हो कॉन्टिन्यूस यूज़ रिस्ट का होता है। समटाइम्स उन लोगों में भी होता है जो मशीन चलाते हैं ना, सिलाई मशीन, जो टेलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी कई बार ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बंडल्स फ्रॉम द मीडियन, हम कार्पल टनल सिंड्रोम का बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम मीडियन नर्व को डिस्कस करें। ठीक है, बंडल्स फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस यूनाइट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द आर्म टू फॉर्म द मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियल और लेटरल कॉर्ड मिल के हमारे पास जो है ब्रेकियल प्लेक्सस में एक नर्व बनाती है। ठीक है, फोर आर्म में, सॉरी आर्म में, जो जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, it courses the medial aspect of the humerus to the elbow, where it is deep to the in the cubital fossa under the bicipital aponeurosis, medial to the tendon of the bicep and brachial artery. It then moves into the forearm between the two heads of the pronator teres muscle। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मीडियन नर्व को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, पर हम यहीं से इसको डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन नर्व जो है ना ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस से जो है मीडियन नर्व ओरिजिनेट हो रही है। फिर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे यहाँ पे या ये ह्यूमरस वाले रीजन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, ह्यूमरस वाले रीजन, या आप ये कह सकते हो फोरआर्म के आर्म के रीजन, सॉरी बार बार फोरआर्म निकल रहा है। ठीक है, आर्म के रीजन को सप्लाई कर रही है। आर्म के रीजन को सप्लाई करने के बाद ये वहाँ पे अब मीडियल एस्पेक्ट है। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये वाली साइड है। ठीक है, अगर आप मीडियल एस्पेक्ट को ऐसे नहीं समझ सकते ना, तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ पे इन लोगों ने हाथ की जो सिचुएशन है आपकी पाल्मर साइड शो की हुई है। ठीक है, तो जो ये लेटरल साइड होती है वो थंब वाली साइड होती है। ठीक है, तो आप यहीं से इसको डायग्रामेटिकली जज कर सकते हो कि यहाँ पे ये मीडियल साइड पे जा रही है। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ये मीडियल साइड पे जा रही है, हमारे पास टेंडन ऑफ द बाइसेप्स के हमारे पास बिल्कुल मीडियल साइड पे जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मीडियली मूव कर रही है तो ये मीडियल साइड पे ही रहेगी, टेंडन ऑफ द बाइसेप या बाइसेप्स के टेंडन के साथ। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी के भी मीडियल साइड पे रहेगी। ठीक है, इट देन बाइसेपिटल एपेनेरोसिस के बिल्कुल डीप जा रही है, या आप ये कह सकते हो क्यूबिटल फोसा में जो होती है वो अंडरलाइन डीप हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट देन मूव्स इनटू द फोरआर्म। अब क्या करते हैं कि जैसे ही फोरआर्म में मूव करती है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के बीच में से दोबारा से मर्ज होती है। ठीक है, दोबारा से यानी वापस आपके सुपरफिशियल रीजन की तरफ आ रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के पास से हमारे पास मर्ज होके मूव करके फोरआर्म में आती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस मसल कैन कंप्रेस द मीडियन नर्व। अब मेजर जो कॉज होती है ना ज्यादातर मीडियन नर्व कंप्रेशन की आफ्टर द कार्पल टनल सिंड्रोम, वो प्रोनेटर टीरीज मसल्स की हाइपरट्रॉफी ही होती है। ठीक है, वो भी ओवर यूज की वजह से, ज्यादातर तो ओवर यूज की वजह से ही होती है, बट समटाइम्स और भी कॉजेज हो सकती हैं इसकी। ठीक है, सो जो मेजर कॉजेज है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस मसल कैन कंप्रेस द मीडियन नर्व। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हाइपरट्रॉफी जब होगी प्रोनेटर टीरीज की, तो ये दोनों जाहिर सी बात है कोई एक साइड भी अगर बढ़ जाएगी तो ये दोनों हेड्स के बीच में कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है,
तो हमारे पास कंप्रेस होने की वजह से इसके सिम्टम्स जो होते हैं समटाइम्स कार्पल टनल सिंड्रोम की तरह ही लग रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दैट द फोरआर्म मसल्स यानी प्रोनेटर टीरीज, रिस्ट फ्लेक्सर, एक्सटेंसर फिंगर, एक्सट्रिंसिक फिंगर flexors are involved in addition to the intrinsic muscles, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम को मिमिक कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो फोर आर्म के भी होते हैं, ठीक है। मतलब फोर आर्म के मसल्स भी इन्वॉल्व है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फिंगर फ्लेक्सर्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि मीडियन नर्व का जो हमारे पास नर्व रूट रहता है वो हमारे पास है तो यही कि हम लोग कहते हैं ना कि फिंगर्स पे 3.5 सप्लाई दे रही है, ठीक है। पर हमारे पास जब जब प्रोनेटर टीरीज कॉज होती है ना हमारे पास मीडियन नर्व की कंप्रेशन की, तो कुछ मेजर और मसल्स, रिस्ट के फ्लेक्सर्स और बाकी चीज़ें जो होती है हमारे पास इन जो होती है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि वो जो होती है अपने सिम्टम्स शो करती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं बल्कि प्रोनेटर टीरीज के हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारे पास मीडियन नर्व कंप्रेस हुई है, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की हुई है, पर यहाँ पे एनाटॉमी ज़्यादा मैटर करती है कि आप मीडियन नर्व का कोर्स क्या और क्या क्या, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से जो है इसकी इमर्जन हो रही थी कॉर्ड से, ठीक है, मीडियल और लेटरल कॉर्ड के मिल के मर्ज किया था हमारे पास मीडियन नर्व को, फिर ये हमारे पास मीडियल साइड पे मूव कर रही थी और यहाँ पे भी मीडियल साइड पे रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे जो होता है ना वो बाइसेप्स का टेंडन जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल जो है ना अटैच होता है, ठीक है। तो जो बाइसेप का टेंडन हमारे पास इस जगह पे अटैच्ड है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब इस जगह बाइसेप्स का टेंडन अटैच हो तो हम उससे रिलेशन इजीली देख सकते हैं कि ये बाइसेप्स के टेंडन के लेटरल साइड पे नहीं बल्कि ये मीडियल साइड पे जा रही है, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ये लेटरल नहीं तो मीडियल साइड पे जा रही है तो हम इसको इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये किस जगह पे, ठीक है, या इसका रिलेशन दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे जा रहा है, ठीक है। आप इसको डायग्रामेटिकली भी अगर ये देखते हो ना तो आपको इजीली चीज़ की समझ आ जाती है कि हमारे पास इसकी कहाँ कहाँ मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना अब इसकी मोटर सप्लाई है, ठीक है, जो हम ये देख रहे हैं सारे जिन मसल्स को इसने सप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे जितने जितने सारे मसल्स, ये ढेर सारे मसल्स उन्होंने लिख दिए हैं, ठीक है, इन सबको ये सप्लाई दे रहा है। पर इसके साथ साथ जो इसकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। 3.5 फिंगर्स को ये हमारे पास सप्लाई करता है इंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादातर डिस्टल रीजन जो है ना वो हमारे पास 3.5 फिंगर्स का, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी को भी समझ नहीं आ रही ना तो हमारे पास सिंपल सी बात जो है ना वो यही है कि मीडियन नर्व की जो सप्लाई है ना वो हमारे पास आर्म, फोर आर्म, हर जगह है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली फ्लेक्सर्स को टारगेट कर रही है, ठीक है, हमारे पास फोर आर्म की, ठीक है। और जो मीडियन नर्व का पूरा पाथवे है ना वो यही शो करता है कि जो ये आते आते इसने सप्लाई करना स्टार्ट किया वो फोर आर्म में किया है, ठीक है। उनके ऊपर एक्सिलरी और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाकी मसल्स को ये सप्लाई कर चुकी थी, फिर जैसे ये नीचे आई तो इन्होंने मीडियन नर्व्स ने अब इन मसल्स को सप्लाई करना स्टार्ट किया, जहाँ पे प्रोनेटर टीरीज, पल्मैरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी आइडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सब लिमिस, हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेवियस, ओपोनेंस पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेवियस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स, ठीक है। ये सारे जो है ना हमारे पास मसल्स जो हैं ये मीडियन नर्व सप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है जैसे कि हैंड में एंटर की तो नर्व पास करती है कार्पल टनल से एट द रिस्ट, हमें बात पता है कार्पल टनल से रिस्ट रीजन पे सप्लाई करती है विद द फ्लेक्सर टेंडेंस द कार्पल टनल इज कवर्ड बाय अ थिक रिलेटिवली इनइलास्टिक ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, इंट्रैपमेंट ऑफ द मीडियन नर्व इन द टनल कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। वो इंट्रैप्ड हुई नर्व तो हमारे पास उसने क्या कह दिया कंप्रेस होने शुरू होगी तो कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स आएंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। दैट कॉजेज द सेंसरी चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस इन द मसल्स इनर्वेटेड distal to the wrist resulting in ape like hand, ape hand deformity। हमने थिनार एट्रोफी पढ़ी थी पहले भी स्टार्ट में भी, तो अगर किसी को नहीं पता तो आप स्टार्टिंग में लेक्चर्स देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा एप हैंड डिफॉर्मिटी क्या थी, ठीक है। थिनार एट्रोफी थी, थिनार साइड पे एट्रोफी हो जाती है हमारे पास, ठीक है, और थंब जो होता है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ठीक है, एंड द एट्रोफी और थम इन द प्लेन ऑफ द हैंड, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो रीजन थम का और थिनार एरिया का, ठीक है, यानी लेटरल साइड का, यहाँ पे जो होती है वो एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है मसल्स की, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिंड्रोम एंड द मैनेजमेंट गाइडलाइंस हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। चैप्टर के एंड में उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे हमने स्टार्ट में चैप्टर के बताया था। द ब्रांच इनोवेट्स द ओपोनेंस मसल्स हुक ओवर द कार्पल लिगामेंट 2/3 ऑफ द वे अप द थिनर एमिनेंस एंड कैन बी इंट्रैप्ड सेपरेटली। ठीक है, हमारे पास अब क्या होगा कि कार्पल लिगामेंट होते हैं ना, वो 2/3 ऑफ द हमारे पास लिगामेंट्स को हुक अप कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना थिनर एमिनेंस जो है ना, हमारे पास थिनर एमिनेंस के साथ हमारे पास क्या होगा कि इस रीजन पे जो होती है वो ब्रांच होगी, वो इनोवेट करे। ठीक है, ओपोनेंस मसल्स को ओपोनेंस मसल cover the carpal ligament 2/3 of the way up the thenar eminence and can be entrapped separately. Sometimes ऐसे भी होता है कि ओपोनेंस मसल्स जो होता है ना, वो हुक अप कर जाता है और हमारे पास हुक अप कर जाता है कार्पल लिगामेंट 2/3 ऑफ द वे अप। ठीक है, मैंने कहा कार्पल लिगामेंट का जो 2/3 ऑफ द वे अप ऊपर वाली साइड है ना, थिनार एमिनेंस के करीब करीब, वहाँ पे भी इंट्रैप्ट हो सकती है अलग से सेपरेटली, पर ज़्यादातर रेयर चांसेस है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ना हमारे पास वो इन्होंने बता दिया है कि हमारे पास अब ये उन्होंने यहाँ पे ओपोनेंस मसल्स की जो है ना, वो ये बताया कि जो ओपोनेंस मसल्स को एक सेपरेट ब्रांच इनोवेट करिए ना, अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना ओपोनेंस वाला, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, अगर ये इसको अलग से जो हमारे पास ब्रांच इनोवेट करती है ना, अगर ये इंट्रैप्ट हो जाती है ना थिनार एरिया में, तो उस केस में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास मतलब, या आप ये कह सकते हो कि इस एरिया में भी सेपरेटली ये इंट्रैप्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, वो हमारे पास ये थी कि मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन थी। मीडियन नर्व का नर्व रूट C6 से C8 था, हमने सारे डिस्कस के लिया। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस ऑफ द एल्बो पे आती है, हमारे पास स्टार्ट होता है इसका कोर्स। ठीक है, फिर ये डीप जाती है हमारे पास क्यूबिटल फोसा में, फिर अंडर द बाइसेपिटल एपिनेरोसिस। बाइसेपिटल एपिनेरोसिस हमें पता है इस रीजन पे या आप क्यूबिटल रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंडर नीचे जा रही होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि ये मीडियली जा रहा होता है, हमने वही बात की थी बाइसेप्स के मीडियली जा रहा होता है, ब्रेकियल आर्टरी भी साथ साथ जा रही होती है। ठीक है, इट देन मूव्स इनटू द फोरआर्म बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरियस मसल्स। ठीक है, फिर हाइपरट्रॉफी की वजह से वहाँ पे कंप्रेस हो सकती है और ये मेमक कर जाती है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम्स के सिम्टम्स को। ठीक है, फिर एंटर करती है आर्म में, और आर्म में जो है वो हमारे पास रिस्ट के फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है। ठीक है, रिस्ट के फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है और इस रीजन पे जो होती है वो हमारे पास कार्पल टनल रीजन पे जो होती है वो दोबारा से इंट्रैप्ट हो जाती है। इंट्रैप्ट होने के चांसेस होते हैं कार्पल टनल के अंदर, जहाँ पे हमारे पास ये फ्लेक्सर्स के साथ होती है, और अगर किसी भी फ्लेक्सर मसल्स का भी कोई इशू आ रहा है तो उसकी वजह से भी कंप्रेशन आ सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होती है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें जो थी वो हमारे पास सारी डिस्क्राइब कर रही थी एप लाइन डिफॉर्मिटी को। ठीक है, यहाँ पे एप हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें थिनार एट्रॉफी हो जाती है, और थंब के मसल्स की भी प्लेन, या आप ये कह सकते हो थंब के जो रीजन्स या प्लेन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो ये थी सारी हमारे पास डिस्कशन। इसका सेंसरी पोर्शन जो था वो हमारे पास यही था कि एंटीरियर साइड पे 3.5 और पोस्टीरियर साइड पे डिस्टल 3.5 को सप्लाई कर रही है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।